हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है और आज हम करने जाएंगे रूरल डेवलपमेंट चैप्टर फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक। और बेटा जी, आज हम पार्ट थर्ड करेंगे। पार्ट फर्स्ट और सेकंड में आपको करा चुकी हूँ। आज पार्ट थर्ड के अंदर हम स्टार्ट करेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और होपफुली आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड अच्छे से कर लिया होगा। और बेटा, अगर नहीं करा होगा तो पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, एंड देन पार्ट थर्ड को फिर आगे करिएगा। नोट्स बहुत इजी लैंग्वेज में है, इसको अच्छे से बना करके एंड देन लर्न करेगा। पहले इसको समझने की कोशिश करिएगा बेटा, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। आज हम करने जाएंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको बताऊंगी, हमने पार्ट फर्स्ट में फार्मर्स ने क्रेडिट नीड्स कैसे फुलफिल करी थी थ्रू इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, हमने ये पढ़ा था। सेकेंड यूनिट के अंदर जो फार्मर अब प्रोड्यूस कर रहा था उसके लिए एक मार्केट बनाई गई थी, जिसके अंदर फार्मर को एक जो सरप्लस प्रोडक्शन वो कर रहे हैं उससे एक अच्छे दाम, एक अच्छे प्राइस मिल सके उस प्रोड्यूस के। आज हम जो करने जाएंगे वो है हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है बेटा चेंजेस। देखिए, एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मोस्ट ऑफ द रूरल पीपल एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए एक रिस्क है कि अगर कोई एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रह गया, अगर फॉर एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रह गया फॉर लाइवलीहुड, ठीक है, तो इसलिए कुछ चेंजेस की भी जरूरत पड़ रही है। देखिए, फार्मर्स क्या करता है, एक क्रॉप को ग्रोन कर दिया, बो दिया, और 6-7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए वो क्या रह गया, फ्री। तो या तो इस दौरान जो सीजन से मिलती हुई क्रॉप है या उसको भी उगा ले वो, ताकि वो कुछ इनकम एक्स्ट्रा जनरेट कर सके फॉर हिज लाइवलीहुड और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ अच्छा कर सके, ठीक है बेटा। तो सॉरी, आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। देखिए, एग्रीकल्चर प्ले करता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यस, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। हाउएवर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ रूरल पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोग जो रूरल पीपल है, वो जो गांव के इलाके में रह रहे हैं, दे वर्क ऑन लैंड एंड देयर इज अ ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग ओनली ऑन एग्रीकल्चर। तो बेटा, उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्क है कि वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहे अपने लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। तो नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन अराइजेस। अब ये बोल रहे हैं भाई चेंजेस की जरूरत क्यों पड़ी है, फार्मिंग जो कर रहे थे रूरल पॉपुलेशन, जरूरत क्यों पड़ रही है, उसकी नीड क्यों है। अब देखिए, देयर इज अ ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग ओनली ऑन फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड। बहुत ज्यादा रिस्क है अगर फार्मर डिपेंड रह गए सिर्फ फार्मिंग पे फॉर हिज लाइवलीहुड। टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन टू रूरल पीपल। अब एक बात ध्यान से सुनिए बेटा, अब फार्मर क्या चाहेगा, लॉन्ग पीरियड के लिए अगर फार्मिंग वो कर रहा है तो उसको वो बेनिफिट भी दे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी फार्मिंग बहुत एक अच्छी साबित हो। तो ये बात बोल रहे हैं, नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन इसलिए जरूरत पड़ रही है मल्टीपल क्रॉपिंग की भी। सिर्फ एक क्रॉप से काम नहीं चल रहा है, फैमिली भी है, पढ़ाना है, लिखाना है अपने बच्चों को। तो ये बात बोल रहे हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ हिज फैमिली और फॉर फ्यूचर जनरेशन अब किसकी जरूरत पड़ रही है, डाइवर्सिफिकेशन की। चलिए बेटा जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन क्या है, अगर चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है, तो वो क्या बेनिफिट है, उसके क्या फायदे हैं। देखिए, मच ऑफ द एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज आर कंसंट्रेटेड इन द खारिफ सीजन। अब खारिफ सीजन क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। खारिफ सीजन वो सीजन है जिसके अंदर फसल बोई जाती है ड्यूरिंग जून सीजन और उसको कट करा जाता है सितंबर सीजन में, ठीक है। तो इसमें क्या चीज होता है, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट, अब लोग ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयड किस में होते हैं, खारिफ सीजन में। जैसे कि मैंने बताया, खारिफ सीजन वो सीजन है जिसके अंदर जून में या मई या जून में फसल को बो दिया और सितंबर में उसको कट कर दिया, ठीक है बेटा। लेकिन जो राबी सीजन है, अब राबी सीजन के अंदर डिफिकल्ट हो जाता है टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। क्यों, इसके अंदर जो फसल बोई जाती है वो बोई जाती है विंटर सीजन में, अक्टूबर और नवंबर में, और मई जून में इसको क्या चीज करा जाता है, कट करा जाता है। तो राबी सीजन के अंदर बहुत डिफिकल्टी होती है कि क्या चीज, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। और ऐसे एरिया जहां पर इनएडुकेट इरिगेशन फैसिलिटी है वहां भी फार्मिंग करना बहुत ज्यादा क्या पड़ रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है।
तो सो डाइवर्सिफिकेशन इनटू अदर सेक्टर इज ऑल्सो असेंशियल। तो ये बात बोल रहे चेंजेस की जरूरत पड़ती है किस चीज के लिए, अदर सेक्टर के अंदर भी मूव करना। अब जैसे क्या है, अब बहुत ध्यान से सुनना, मैंने जैसे आपको बताया मच ऑफ द एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज को कंसर्न करा जाता है कि खरीफ सीजन में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है फार्मर्स के लिए, जिसके अंदर मई या जून में क्रॉप बो दी और उसको कट करा जाता है सितंबर या अक्टूबर में। और अब आया आपका राबी सीजन, राबी सीजन के अंदर अक्टूबर नवंबर में क्रॉप को बो दिया और मई या जून में फसल को काटा जाता है। तो बहुत डिफिकल्ट होता है राबी सीजन के अंदर की एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा जनरेट करना। और कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी बहुत ज्यादा कम मात्रा में है, इनएडिक्वेट है, उसकी कमी है इरिगेशन की, और आपको पता है पानी के बिना तो फार्मिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन इनटू अदर सेक्टर भी जरूरी है, जो प्रोवाइड करते हैं क्या, टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, इसलिए जरूरी है ताकि उन्हें गेनफुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, ठीक है, और हेल्प कर सके फार्मर को टू अर्न हायर लेवल ऑफ इनकम, इनकम ज्यादा जनरेट हो सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट ज्यादा हो सकती है, ठीक है, इनकम ज्यादा जनरेट हो सके, और हेल्प करे रूरल पीपल को टू ओवरकम पॉवर्टी, गरीबी रेखा से हट सके वो, और अदर ट्रबल्स जो उनको मुश्किल आ रही है। तो इसीलिए बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन चेंजेस क्यों जरूरी है, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, हायर लेवल ऑफ इनकम जनरेट कर सके और गरीबी हटा सके, और जो उनके और भी मुश्किल जो आ रही है, ट्रबल्स हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन की बात करें चेंजेस में, तो क्या चीज है, चेंजेस की क्या आवश्यकता है टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन के अंदर। अब देखिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप प्रोडक्शन में कैसा डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है, इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। एक क्रॉप ग्रोन कर रहे थे, अब किसमें शिफ्ट कर दिया, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में, एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो कर रहे हैं फार्मर्स ताकि उनको कुछ इनकम जनरेट एक्स्ट्रा हो सके। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अब ध्यान से देखिएगा, इट इन्वॉल्व शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर एक्टिविटीज। अब एग्रीकल्चर से अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना फार्मर्स का, जो कि नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है। ये सब डिटेल में आपको और अच्छे से बताऊंगी कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है बेटा। याद रखिएगा टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन दो तरह से है। पहली है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जिसके अंदर एक क्रॉप से मल्टीपल क्रॉपिंग में शिफ्ट करेगा फार्मर टू जनरेट इनकम, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। और फिर क्या है आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, जिसमें शिफ्ट करेगा वर्कफोर्स एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, वो भी डिटेल में बताऊंगी आपको। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, अब ध्यान से सुन लीजिएगा। इट इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। अब क्या चीज है, एक सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से किस पे चला गया फार्मर, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। अब एक से तो फायदा नहीं हो रहा था उसको, अब और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया। This diversification involve a shifting in cropping pattern from food grain to cash crop। अब इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन चेंजेस किसमें आए, शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न, फूड ग्रेन, अनाज जो अपने सर्वाइवल के लिए बना रहे थे, उससे किसमें कन्वर्ट हो जाना, कैश क्रॉप। पहले फार्मर क्या कर रहा था, अपने सर्वाइवल के लिए अनाज बनाया, खा लिया एंड देन खत्म। अब क्या कर रहा है, अब कन्वर्ट कर रहे हैं फूड ग्रेन इनटू कैश क्रॉप। कैसे, मेन एम क्या है, टू प्रमोट शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस, का मतलब होता है अपने खुद के सर्वाइवल के लिए नहीं कि बस खाली खा लिया, टू कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग वो फार्मिंग है जिसमें फार्मर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कैश क्रॉप में बेच दे, कैश में बेच दे, ठीक है, किस चीज के लिए, ताकि इनकम ज्यादा जनरेट हो सके। अब फूड ग्रेन आर द ग्रेन, जो अभी आपको बताया है, फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जैसे क्या हो गया, राइस व्हीट हो गया, ठीक है। कैश क्रॉप किस लिए ग्रोन करी जाती है, डायरेक्टली सेल कर दे मार्केट के अंदर, रेदर देन फैमिली कंजप्शन और टू फीड लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक कौन हो गई, पशुपालन जो लोग करते हैं उनको फीड नहीं कराना, या डायरेक्ट फैमिली कंजप्शन के लिए नहीं करी जाती है। कैश क्रॉप वो क्रॉप है जो डायरेक्टली सेल करी जा रही है मार्केट के अंदर। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ओनली फॉर वंस ओन यूज विदाउट एनी सरप्लस फॉर ट्रेड। पहले के टाइम में क्या था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग करी जा रही थी, सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए बिजनेस करा जा रहा था, ठीक है, क्रॉप ग्रोन करी सिर्फ किसके लिए, अपने खुद की यूज के लिए, विदाउट एनी सरप्लस फॉर ट्रेड। लेकिन अब क्या चीज हो गई, बहुत ध्यान से सुनना, अब किस चीज के अंदर क्या पैटर्न बन गया, अब फूड ग्रेन को कन्वर्ट कर दिया गया कैश क्रॉप में। अब कैश क्रॉप इसलिए बनाई गई कि डायरेक्टली मार्केट में सेल करी गई, रादर देन फॉर सर्वाइवल। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट देखिए, एज एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी ओवरक्राउडेड,
अ मेजर प्रपोर्शन ऑफ द इंक्रीजिंग लेबर फोर्स नीड टू फाइंड ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट। अब एग्रीकल्चर में इतना ओवर क्राउडेड है बेटा, तो इसलिए ये बात बोल रहे हैं लेबर फोर्स को जरूरत पड़ रही है कि वो कोई ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट को सर्च करे, किसी और चीज में भी एम्प्लॉयड हो, अपनी रोजगार ढूंढे, ठीक है, इन अदर नॉन फार्म एक्टिविटीज। अब देखो एग्रीकल्चर ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है, तो जो लेबर फोर्स है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट अदर नॉन फार्म सेक्टर के अंदर भी ढूंढनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा। अब वो क्या चीजें हैं, चलिए पढ़ते हैं। अब है नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिएगा। नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर सबसे पहला है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है लाइव स्टॉक फार्मिंग, जिसके अंदर पशुपालन करना, ठीक है, जिसके अंदर गोट पालना, कैटल पालना, डक पालना, शिप पालना, हेन पालना, ठीक है। तो देखिए एनिमल हस्बेंड्री और लाइव स्टॉक फार्मिंग इसको बोलते हैं जिंदे जानवरों को पालना। इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इज कंसर्न विद ब्रीडिंग, रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स। कहने का मतलब है पशुपालन करना किसका, फार्म एनिमल्स का। वो फार्म एनिमल कौन कौन से हैं, लाइव स्टॉक फार्मिंग इंक्लूड करती है, कैटल हो गई, गोट हो गए, डक हो गई, शिप हो गई, हेन्स हो गए, आर वाइडली हेल्ड स्पीशीज, जिसका पशुपालन करा जाता है, ठीक है बेटा। इंडिया ओन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। अब इंडिया ज्यादा से ज्यादा लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड में फेमस है, जो पशुपालन करती है। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड इंक्रीज स्टेबिलिटी इन इनकम। अब लोग पशुपालन ज्यादा से ज्यादा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक स्टेबिलिटी है, इनकम के अंदर बहुत अच्छे से इनकम जनरेट कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी है, ठीक है बेटा, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, न्यूट्रिशन फॉर दी फैमिली, इन सब की फैसिलिटी फैमिली को मिल रही है। लाइव स्टॉक सेक्टर प्रोवाइड लाइवलीहुड ऑप्शन टू ओवर 70 मिलियन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर। देखिए बेटा एग्रीकल्चर से हटके लाइव स्टॉक सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है लाइवलीहुड, ठीक है, जीने का सहारा जिसको बोलते हैं, ओवर 70 मिलियन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, सॉरी, ठीक है, लैंडलेस फार्मर्स जिसको बोलते हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को इंक्लूड लैंडलेस लेबरर्स जिनके पास खुद का लैंड नहीं है। आई होप अच्छे से समझ आ रहा हो, ठीक है। A significant number of women also find employment in the livestock sector। अब एक बात ध्यान से सुनना, वुमेन भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, वुमेन को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है लाइव स्टॉक सेक्टर के अंदर। इंडिया हैज अबाउट 303 मिलियन कैटल, ठीक है। अब इंडिया जो लाइव स्टॉक फार्मिंग कर रही है, जिसके अंदर कैटल कितनी है, 303, ठीक है, मिलियन कैटल है, 110 मिलियन बफेलोज हैं इन द ईयर 2019। याद रखिएगा एनिमल हस्बेंड्री क्या है, लाइव स्टॉक फार्मिंग है, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज है, अब ओवर क्राउडेड क्या चीज है, एग्रीकल्चर, तो फार्मर ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर काम कर रहे हैं, लाइव स्टॉक फार्मिंग कर रहे हैं, जो किसका हुआ, कैटल, गोट्स, डक, शीप्स, हेन्स एक्सेट्रा, ठीक है, जो प्रोवाइड कर रहा है स्टेबिलिटी फैमिली को, ठीक है, इनकम जनरेट कर रहा है, फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल हो गया, न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली, ठीक है, और लाइवलीहुड ऑप्शन ये फार्मर्स को प्रोवाइड कर रहा है 70 मिलियन, ठीक है, जो कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, और कौन है, इंक्लूडिंग लैंडलेस लेबर्स, ओके। और इसके अंदर वुमेन भी ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयड है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा रही है, ठीक है, जिसके अंदर लाइव स्टॉक फार्मिंग के अंदर 303 मिलियन कैटल है और 110 मिलियन बफेलो है अप टू द ईयर 2019। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डेयरिंग। डेयरिंग आपने सुना भी होगा, डेयरी जहाँ पे मिल्क मिलता है, ठीक है। तो डेयरिंग इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर जो इन्वॉल्व करता है ब्रीडिंग, रेजिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डेयरी एनिमल। देखिए बेटा, ब्रीडिंग पशुपालन करना, गाय भैंस पालना, ठीक है, किस चीज के लिए, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिल्क मिल सके, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन कर सके, जिसमें पैसे की कमाई ज्यादा अच्छी हो सके। तो ये बात बोल रहे हैं, इसके अंदर पशुपालन इसलिए करा जा रहा है किसके, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड द वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोसीड फ्रॉम इट, घी बनाना, पनीर बनाना, ये सब, ठीक है, दूध से जितने और प्रोडक्ट भी बन रहे हैं उनको प्रोसेस करना। डेयरिंग इज द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। अब डेयरिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर हम स्टोर करके रखते हैं मिल्क, ठीक है बेटा, उसके रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, घी हो गया, दही हो गया, ठीक है बेटा, और उसके अंदर बटर हो गया, and its product the performance of the Indian dairy sector over the last 3 decades। ध्यान से सुन लीजिएगा, परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन डेयरी सेक्टर ओवर द लास्ट 3 decades, 30 साल से पुराने में ये बात बता रहे हैं, हैज बीन क्वाइट impressive। परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन डेयरी सेक्टर ओवर द लास्ट 30 years
3 डिकेड्स का मतलब 10 ईयर्स का होता है, 30 ईयर्स से हैज बीन क्वाइट इंप्रेसिव। किस वजह से? ड्यू टू सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन फ्लड, इंडिया रैंक फर्स्ट इन दी वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है बेटा, इंडिया की रैंक क्या है? फर्स्ट है मिल्क प्रोडक्शन में। ऑपरेशन फ्लड अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ऑपरेशन फ्लड में थोड़ा सा बता देती हूँ, इसके अंदर फार्मर्स ने जितने भी एनिमल्स को, गाय भैंस को पाला था, उसके अंदर एक साथ जितना भी मिल्क प्रोड्यूस हो रहा था एक साथ मिल करके उसको बेचा, ताकि कलेक्टिव बार्गेनिंग हो सके। ठीक है, एक अच्छा उस प्रोड्यूस का पैसा मिल पाए और उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बन पाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमूल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इंडिया मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 17 मिलियन टन्स इन 1950। कितना था? 17 मिलियन टन्स। अब कितना हो गया? 102.6 मिलियन टन्स 2006 से 7 में, एंड इंक्रीज टू 165.4 टन्स इन 2016 टू 17, और 19 से 20 में कितना हो गया? 198.4 मिलियन टन्स। ठीक है बेटा, अगर आप ये फिगर लिख पाओ एग्जाम में तो बहुत एक अच्छा इंप्रेसिव आपको एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और अगर नहीं लिख पाए तो बस आप सीधा बता देना इंडियन मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 7 मिलियन से, जो 1950 से 51 है, और 2090 से 20 तक का आप डिफरेंस बता देना कि कितना डिफरेंस है। ठीक है बेटा, तो डेयरिंग भी चलो जी मैम पता चल गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड और व्हाइट रेवोल्यूशन। अब देखिए क्या था, इट वॉज स्टार्टेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसको हम NDDB बोलते हैं, इन 1970। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कब बना था ऑपरेशन फ्लड? 1970 1970 में, अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ द चेयरमैन। चेयरमैन कौन था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम वाज टू क्रिएट अ नेशन वाइड मिल्क ग्रिड। ठीक है, नेशन वाइड मिल्क ग्रिड का मतलब होता है इतना प्रोड्यूस कर देना मिल्क को, किसी को भी ऐसा ना लगे कि मिल्क कम है। तो द मूवमेंट फॉर मासिव राइज इन दी मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क ग्रिड का मतलब होता है मिल्क की प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो जाना, ऐसा ना लगे किसी भी व्यक्ति को कि मिल्क की प्रोडक्शन कम है। द मूवमेंट फॉर मासिव rise in the milk production in India is termed as white revolution. The movement for massive rise in the, कहने का मतलब है एक ऐसा मूवमेंट जिसमें क्या होता है, इंक्रीज इन दी मिल्क प्रोडक्शन हुआ था इंडिया के अंदर, उसका नाम क्या कर दिया गया था? व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, अब किसने, कौन था इसके चेयरमैन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, याद रखना वर्गीस कुरियन चेयरमैन है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अच्छे से पढ़ लेना। अंडर द ऑपरेशन फ्लड सिस्टम ऑल द फार्मर्स पूल देयर मिल्क प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रेड्स। अब ध्यान से सुनना, ऑपरेशन फ्लड सिस्टम के अंदर सारे फार्मर ने एक ही जगह क्या चीज करा था? जो भी मिल्क प्रोड्यूस हो रहा था एक साथ पूल कर दिया था। अब डिफरेंट ग्रेड उसके लगा दिए थे, और एंड सेम इज प्रोसेस्ड। डिफरेंट ग्रेड का मतलब होता है जो अच्छे वाला है और अच्छा, उससे थोड़ा कम अच्छा, उससे थोड़ा कम अच्छा। ठीक है, ऐसा डिफरेंट ग्रेड लगा दिया था। एंड मार्क टू अर्बन सेंटर थ्रू कोऑपरेटिव्स। अब क्या चीज करा? एक साथ मिलके कहां पहुंचा दिया? अर्बन सेंटर्स के अंदर। दी फार्मर आर एश्योर्ड, अब फार्मर्स को क्या था? एक फेयर प्राइस मिल जाए और एक अच्छी सी इनकम जनरेट हो जाए। जितना भी मिल्क प्रोड्यूस हुआ है उसका एक फेयर प्राइस मिल जाए और एक इनकम अच्छे से जनरेट हो जाए। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जहां पर बहुत ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस हुआ था। अगर 1 मार्क में भी क्वेश्चन पूछ ले तो अच्छे से कर लीजिएगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, आंध्र प्रदेश हो गया, पंजाब एंड राजस्थान मेजर मिल्क प्रोडक्शन स्टेट्स है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ गया हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या चीज हो गया बेटा? क्रॉप ग्रोन करना। ठीक है, फ्लावर्स बनाना, वेजिटेबल उगाना, इसको बोलते हैं। आपने नर्सरी वगैरह तो देख रखी होगी जिसके अंदर फ्लावर को ग्रोन करा जाता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल ग्रोन करना। तो हॉर्टिकल्चर क्या चीज है? देखिए यहाँ बनी हुई है, रेफर्स टू द साइंस और आर्ट ऑफ कल्टीवेशन फ्रूट। क्या कल्टीवेट करना? फ्रूट बनाना, वेजिटेबल बनाना। ठीक है, ट्यूबर क्रॉप्स बनाना, फ्लावर्स बनाना, मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट। ठीक है, जो ऑयल के लिए, परफ्यूम के लिए यूज करे जाते हैं। स्पीशीज हो गए, प्लांटेशन क्रॉप हो गया, ये सब हॉर्टिकल्चर है, जहाँ पे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनने ला। ट्यूबर क्रॉप्स हो गया, और आपका फ्लावर्स हो गया, मेडिसिन बनने वाले जो पेड़ पौधे हो गए वो करना, एरोमेटिक प्लांट्स जिससे परफ्यूम बन रहा है। ठीक है, स्पीशीज ऑयल बन रहा है, ये सब प्लांटेशन, इन सब का इन सबको ग्रोन करना। हॉर्टिकल्चर प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग फूड एंड न्यूट्रिशन टू देयर रूरल पॉपुलेशन। हॉर्टिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या प्रोवाइड करने में? फूड और न्यूट्रिशन रूरल पॉपुलेशन को, एंड इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया।
ये किस चीज की सोर्स है? सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है रूरल एरियाज के अंदर। ठीक है बेटा, देखिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट हॉर्टिकल्चर क्या है? कंट्रीब्यूशन। हॉर्टिकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट नियरली 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चर आउटपुट एंड 6% ऑफ जीडीपी। जीडीपी कितना बढ़ा रहा है हमारे इंडिया के अंदर? 6% जीडीपी दे रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट इंक्रीज कर रहा है और 6% जीडीपी इन इंडिया। शेयर इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ वर्ल्ड लीडर इन प्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। इंडिया कैसे बना है? हैज इमर्ज्ड वर्ल्ड लीडर इन प्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, प्रोड्यूस कर रहा है। कोकोनट हो गया, कैश्यू नट हो गया, नंबर ऑफ स्पीशीज हो गया। ठीक है बेटे, प्रेजेंटली इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। प्रेजेंटली इंडिया कौन से नंबर पे है? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो प्रोड्यूस कर रहा है फ्रूट्स और वेजिटेबल पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हॉर्टिकल्चर। देखिए improvement in economic condition, horticulture has improved economic condition of many farmer and has become a meaning of improving livelihood for many people। इसने क्या चीज करा हॉर्टिकल्चर ने? अब एग्रीकल्चर के अलावा लोग हॉर्टिकल्चर में भी ज्यादा से ज्यादा फार्मर प्रोड्यूस करने के लिए लगे हुए हैं। जैसे कि क्या चीज प्रोड्यूस करना? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो ये बात बोल रहे हैं जिसने इंप्रूव कर दी है बहुत ज्यादा फार्मर्स की कंडीशन और लाइवलीहुड फॉर मेनी पीपल। ग्रेट स्कोप ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट। अब वुमेन ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयड है इसके अंदर। फ्लावर्स हार्वेस्टिंग, नर्सरी मेंटेनेंस हो गया जो अभी आपको बताया, हाइब्रिड सीड्स प्रोडक्शन हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया, आर हाईली एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन किसके लिए? वुमेन इन रूरल एरिया। ज्यादा से ज्यादा वुमेन ही एम्प्लॉयड इसके अंदर होती है। तो ये बात बोल रहे हैं फ्लावर हार्वेस्टिंग हो गया, नर्सरी मेंटेनेंस हो गया, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। किसके लिए? वुमेन के लिए रूरल एरिया में। नेक्स्ट है हमारा फिशरीज, यानी फिशरीज आप पता भी होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या करना? मछलियों को पालना एंड देन उसके बाद सेल आउट करना। तो फिशरीज रेफर्स टू ऑक्यूपेशन डिवोटेड टू द कैचिंग एंड प्रोसेसिंग और सेलिंग। ठीक है, कैचिंग, मछलियों को समुद्र से क्या चीज करना? निकालना, कैच करना, प्रोसेस करना एंड देन उसको सेल करना, और अदर एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, फिशरीज सेक्टर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन दी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करी है इसने। इंडिया आफ्टर प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन बजटरी एलोकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। इंडिया आफ्टर प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन बजटरी एलोकेशन, बजट को अच्छी तरह से यूज करा गया, प्रॉपर यूटिलाइज करा गया, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज आई फिशरीज के अंदर एंड एक्वाकल्चर के अंदर। डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज हैज बिकम अ लॉन्ग वे, हैज कम अ लॉन्ग वे। अब डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज क्या आ गया? लॉन्ग वे आ गया है। तो याद रखना, अब ये भी एक नॉन फार्म एग्रीकल्चर से हटके है जो कि फिशरीज लोग इसके अंदर ऑक्यूपेशन करते हैं। वुमेन ज्यादा से ज्यादा करती है इसके अंदर ऑक्यूपेशन इसका। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट फिशिंग क्या है? फिशिंग कम्युनिटी रिगार्ड्स वाटर बॉडीज एज मदर। जो लोग फिशिंग करते हैं वो लोग वाटर बॉडीज को, समुद्र वगैरह को अपनी माँ मानते हैं। द वाटर बॉडीज सी, ओशन, रिवर, लेक, नेचुरल एक्वेटिक पॉन्ड्स, स्ट्रीम are considered as mother or provider as they provide life living source of fishing to the community, जो इस community में काम करते हैं। Volume of fish production, presently fish production from inland sources contribute about 65% to the total fish production and balance 35% comes from marine sector, sea और ocean से आता है। ठीक है, 65% total production है, contribute करता है inland से, और बाकी balance 35% marine sector, sea और ocean से आता है। ठीक है, शेयर ऑफ फिशिंग इन जीडीपी, द टोटल फिश प्रोडक्शन अकाउंट्स फॉर 0.9% ऑफ द टोटल जीडीपी। सिर्फ 0.9% ऑफ द टोटल जीडीपी इन इंडिया लोग फिशरीज में काम करते हैं, जो कि मेनली कहाँ है? वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु मेजर फिशिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है जो लोग यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से करिएगा बेटे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग, देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है? अवॉइड करना यूज ऑफ केमिकल। याद रखना, अवॉइड करना यूज ऑफ केमिकल, जिसका मतलब इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इन सबको क्या करना? अवॉइड करना, उसको यूज ही नहीं करना, ताकि फूड ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस हो सके। तो बोल रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट डिपेंड ऑन द यूज ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट फॉर कल्टीवेशन। क्रॉप को बनाना, फसल को बोना, ठीक है, ये किस चीज के लिए हो? ऑर्गेनिक तरीके से हो। फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ मैन्योर यूज करा जा रहा है, खाद यूज करी जा रही है अच्छी। ठीक है, किस चीज के लिए? ताकि जो भी
क्रॉप बन के आए, अच्छी टेस्टियर बन के आए, हेल्दी बन के आए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग जो डिपेंड करता है किस पे, यूज ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट, ठीक है, फॉर कल्टीवेशन। देखिए डिटेल में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट और चैलेंज क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। बेनिफिट और चैलेंजेस क्या है। बेनिफिट है इकोनॉमिकल फार्मिंग, जनरेट इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स, प्रोवाइड हेल्दी फूड। ठीक है, बेनिफिट क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, इनकम जनरेट कर रहा है, सस्ती फार्मिंग है कि प्रोवाइड हेल्दी फूड प्रोवाइड कर रहा है, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है लोगों के लिए, सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट है, इससे एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म नहीं है। ठीक है, अगर यूज ऑफ केमिकल करोगे तो रिवर में जा रहे हैं वो ये सब, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हार्म करते हैं एनवायरनमेंट को। सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, कहने का मतलब ये जमीन को भी अच्छा रखते हैं और इस पे जो भी वेजिटेबल वगैरह भी ग्रोन होगी, ठीक है, जो भी क्रॉप लगाई जाएगी वो ज्यादा से ज्यादा हेल्दी और टेस्टियर होगी। चैलेंजेस, पॉपुलर नहीं है, इसका एक चैलेंज सबसे ज्यादा क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग को, लेस पॉपुलर है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है, मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं है, लो प्रोडक्शन है, शॉर्टर फूड लाइफ, इसकी लाइफ बहुत ज्यादा शॉर्टर होती है, ज्यादा समय के लिए हम इसको रख नहीं सकते, ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्योंकि। नेक्स्ट है आपका बेनिफिट ऑफ, आप पढ़ते हैं डिटेल में। देखिए बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग में इकोनॉमिकल फार्मिंग, इट ऑफर अ मींस टू सब्स्टिट्यूट कॉस्टलियर एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक, अब देखिए ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा कॉस्टलियर इनपुट का, जैसे क्या चीज है, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा, विद लोकली प्रोड्यूस चीपर ऑर्गेनिक इनपुट। अब देखिए बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग इकोनॉमिकल फार्मिंग है, इसके अंदर हम HYV सीड्स नहीं यूज करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज करेंगे, पेस्टिसाइड नहीं यूज करेंगे, इसकी बजाय हम क्या करेंगे, लोकली प्रोड्यूस चीपर ऑर्गेनिक इनपुट यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल खाद यूज करेंगे, मेन्योर यूज करेंगे, ठीक है। जनरेट इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स, अब ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो इनकम जनरेट होगी। इट जनरेट इनकम थ्रू इंटरनेशनल एक्सपोर्ट एज ए डिमांड फॉर ऑर्गेनिकली ग्रोन क्रॉप इज ऑन अ राइस, इंटरनेशनल डिमांड ज्यादा से ज्यादा होती है जिससे पैसा इनकम जनरेट होगी। प्रोवाइड हेल्दी फूड, इट प्रोवाइड हेल्दी फूड एज ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड के अंदर ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू है एज कंपेयर टू द केमिकल फार्मिंग, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये जनरेट कर रहा है ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज इट रिक्वायर्स मोर लेबर इनपुट देन कन्वेंशनल फार्मिंग, मशीन का ज्यादा यूज नहीं हो रहा है बेटा, लेबर का ज्यादा यूज हो रहा है, और हमारी कंट्री तो के अंदर तो लेबर अबंडेंस में अवेलेबल है, तो ये बार बार सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है क्योंकि ये जनरेट कर रही है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, तो जिसके लिए लेबर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इससे क्या होगा, एक एम्प्लॉयमेंट का अच्छा जरिया है रादर देन द कन्वेंशनल फार्मिंग। अब फिफ्थ क्या है, सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट, द प्रोड्यूस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज पेस्टिसाइड फ्री, केमिकल फ्री है, एंड इज प्रोड्यूस इन एन एनवायरमेंट सस्टेनेबल वे, ठीक है, एनवायरमेंट को भी ये कहीं ना कहीं हार्म नहीं करेगा, याद रखिएगा, ठीक है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं ये हार्म नहीं करेगा। नेक्स्ट आ गया चैलेंजेस बिफोर ऑर्गेनिक फार्मिंग, अब चैलेंजेस क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, पहला है लेस पॉपुलर, बहुत ध्यान से सुनना, ये चैलेंजेस क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग के सामने। ऑर्गेनिक फार्मिंग नीड्स टू बी पॉपुलराइज्ड बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ फार्मर। अब देखिए बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग इतना पॉपुलर तो नहीं है, ठीक है, आज मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो आपको भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पता चलेगा, आप भी आगे बताएंगे, तो इसी तरह से इसका प्रचार हो रहा है। अब लोगों को क्या चीजें अवेयर ही नहीं थे, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग नीड टू बी पॉपुलराइज्ड बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ द फार्मर्स फॉर अडॉप्टिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, एंड हेंस इससे क्या होगा, प्रमोट करी जाएगी ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग। सेकंड देखिए, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की कमी है, मार्केटिंग फैसिलिटीज की, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग फेसेस प्रॉब्लम ऑफ इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज्यादा से ज्यादा कमी है, जो भी एक चैलेंज है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। अब है लो यील्ड, लो प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज अ लेसर यील्ड इन द इनिशियल ईयर एज कंपेयर टू द मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग, ठीक है, इसके अंदर लेसर प्रोडक्शन हो रहा है एज कंपेयर टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके, जैसे पेस्टिसाइड, HYV सीड्स। एज अ रिजल्ट स्मॉल और मार्जिनल फार्मर ने क्या फाइंड करा, डिफिकल्ट टू अडेप्ट टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इसलिए स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आई कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन वो कर पाए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होने का ही नहीं, ये एज कंपेयर टू द मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग से। नेक्स्ट है आपका शॉर्टर फूड लाइफ, अब इसकी फूड लाइफ बहुत शॉर्टर होती है, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैज अ शॉर्टर शेल्फ लाइफ एज कंपेयर टू दी स्प्रेड प्रोड्यूस्ड,
ठीक है बेटा, सब्जी खराब हो गई, ये हो गया। तो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैज अ शॉर्टर शेल्फ लाइफ अगर हम कंपेयर करें किससे साइड, इंसेक्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, स्प्रेड प्रोड्यूस से। ठीक है। लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप, द चॉइस इन प्रोडक्शन ऑफ सीजन क्रॉप इज क्वाइट लिमिटेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। चॉइस अगर हम करें प्रोडक्शन में ऑफ सीजन में तो क्रॉप इज क्वाइट लिमिटेड है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आया भी हो बेटा। ठीक है, अब मुझे ये बात बताइए, आप इस वीडियो को भी अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे? ठीक है, प्रॉमिस करिए अच्छे से इस वाली वीडियो को भी देख लेंगे, अच्छे से इसको रीड आउट करेंगे। अब आपके एमसीक्यू रह गए हैं, वो मैं आपको अब पार्ट 4 में बता दूंगी। ठीक है, एक वीडियो और बना लेंगे, पार्ट 4 में आपको अच्छे से वो करवा दूंगी, और ये 3 वीडियो को अच्छे से देखना। ठीक है बेटा, देन उसके बाद इसको लर्न करना, पहले समझने की कोशिश करना तो बेटर है। आप लर्निंग से अच्छा है पहले उसको समझिए चीजों को एंड देन उसके बाद लर्न करिएगा। टिल देन आपके लिए ये काम है, तीनों वीडियो को अच्छे से करिएगा, इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर था, और जल्द ही मैं आपके लिए अब पार्ट 4 भी ले आऊंगी। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू।